हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के साथ साथ राजस्थान के किसी भी भर्ती परीक्षा यानी आपके पटवारी, वीडियो कांस्टेबल, एसआई, जेलर, अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं साइंस के बेस्ट प्रश्न, यानी आपके एनसीईआरटी आधारित रहने वाले जो भी आपके तो प्रश्न है सभी के सभी आपके आज की क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज आपके रहने वाले 50 से ज्यादा प्रश्न। तो सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज आपके एक मैराथन क्लास रहने वाली है। तो और इस मैराथन क्लास को सबके साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है साइंस से। तो निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत नहीं है? देखिए, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का स्रोत पूछा गया है। सबसे पहले हम बात कर ले अगर कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन के अवयव होते हैं। भोजन के 5 प्रमुख अवयव होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट एक होता है। बाकी कौन से होते हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज लवण। खनिज लवण और जल दोनों साथ में रहते हैं। इस प्रकार से ये पांचों क्या है, प्रमुख अवयव है अपने भोजन के। ठीक है। तो बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत नहीं है, तो गेहूं, मक्का, चावल या फिर अरहर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अरहर, यानी ये जो तीनों ऑप्शन है, चावल, गेहूं, मक्का, ये किस में आ रहे हैं? अनाज में आ रहे हैं। ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शन है अनाज के। तो अनाज आपके बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत होता है। अरहर, अरहर में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, पर इन तीनों की मात्रा में, यानी अनाज की मात्रा में तुलना में करें अगर, तो अरहर में कम होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा हमें अधिक होता है। प्रोटीन अधिक होता है अरहर में। इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अरहर। अगर बात करें हम कार्बोहाइड्रेट किसके किसके अंदर होता है, तो आपके हो जाएगा अनाज, फल और डेयरी उत्पाद के अंदर। डेयरी उत्पाद में आपके आ जाएंगे दूध, घी, दही, पनीर, इस प्रकार से आपके डेयरी उत्पाद में आ जाएंगे। बात करें अगर प्रोटीन किस किस में होता है, तो प्रोटीन हो जाएगा आपके दालें, यानी सभी प्रकार की दालें, उसमें उड़द, मूंग, मसूर, अरहर सभी आ गई है। फिर अनाज। इसके बाद आ जाएगा आपके सोयाबीन। सोयाबीन एक प्रमुख प्रोटीन का स्रोत होता है। इसके बाद आ जाएगा आपके दूध। फिर बात करें अगर विटामिन की, तो विटामिन भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, ई, डी, के। ये अलग अलग प्रकार के विटामिन है। अगर ए की बात करें, तो विटामिन ए आपके डेयरी उत्पाद और गाजर में प्राप्त होता है। अगर विटामिन बी की बात करें, तो मांस, अंडे और डेयरी उत्पाद में। विटामिन सी हो जाएगा आपके स्ट्रॉबेरी, कीवी, टमाटर यानी खट्टे फलों में। विटामिन सी किसमें आता है? खट्टे फलों में। जिसमें कौन कौन से आ गए, जैसे आपके स्ट्रॉबेरी हो गया, कीवी हो गया, टमाटर हो गया। अगर आपके विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का सबसे प्रमुख स्रोत है आपके सूर्य का प्रकाश। यानी अगर आप सुबह सुबह 2 घंटे अगर आप योग कर रहे हैं, 1 घंटा आप योग कर रहे हैं, तो सूर्य के प्रकाश में अगर आप बैठेंगे, तो आपका विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन ई किस में पाया जाता है? तो वनस्पति तेल और बादाम में। और विटामिन के किस में पाया जाता है? तो विटामिन के आ जाएगा आपकी हरी सब्जियों में। यानी आप हरी सब्जियां खाते हैं, तो आपके विटामिन के की मात्रा बराबर रहती है। अगर वसा की बात करें, वसा किस में पाया जाता है? तो वसा आ जाएगा आपके मक्खन, घी यानी डेयरी उत्पादों में। डेयरी उत्पाद, इसमें आपके क्या क्या आ गया? डेयरी उत्पाद में आपके मक्खन, घी, दूध, पनीर, ये सभी प्रकार के आपके डेयरी उत्पादों में वसा पाया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि वसा की मात्रा कभी बढ़ने पर घी का और दूध का उपयोग कम करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, ये टोटल पूरा दे रखा है आपके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। इसमें क्या 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 आ गया? आपके शकरकंदी यानी शकरकंद, आपके आलू आ गया। आलू भी कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत होता है। गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है? पहले पूछा गया था हमें कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत नहीं है, और यहाँ पर पूछा गया है कौन सा प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं बाजरा, सोयाबीन, जौ, चावल। तो करेक्ट आंसर अभी हमने अभी बात करी, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात करें अगर इसमें कि अगर सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, तो साथ साथ में बाजरा, जौ, चावल में क्या पाया जाएगा? तो इन तीनों में आ जाएगा आपके कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने बात कर ली कि क्योंकि अनाजों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। देखिए, कार्ब प्रोटीन का भी सभी स्रोत दे रखे हैं आपके सामने। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा,
सोयाबीन, मटर, मांस, मछली, पनीर और अंडे। इस प्रकार ये सभी आपके क्या हो गए, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मूली का कौन सा भाग सब्जियों के रूप में काम में लिया जाता है? देखिए बेसिक प्रश्न है, पर आपको क्या करना है कि ये अगर आप बाद में देखेंगे तो कंफ्यूज कर सकता है कि तना होगा, पत्ती होगा, जड़ होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़। और जड़ की बात करें तो जड़ से और कौन कौन से आपके जो सब्जियां या आदि होती है जिसका जड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आगे आपके मूली, गाजर, चुकंदर, अदरक, हल्दी, ये सभी किसमें आते हैं, जड़ों से इस्तेमाल करने वाली सब्जियों में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, इस निम्न में से कौन सा स्फूर्ति पेय है, यानी स्फूर्ति पेय या फिर एकदम ऊर्जा देने वाला कौन सा पेय है? तो इलायची, लौंग और नारियल। इसके साथ साथ कॉफी, यानी कॉफी में कैफीन की मात्रा होती है, कैफीन की मात्रा जो हमें एकदम ऊर्जा से भर देती है, ऊर्जा को एकदम मात्रा बढ़ाती है। ठीक है, आज आपके लिए मैं 50 से ज्यादा प्रश्न लेकर आया हूँ, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने स्किप कर दिया, अगर आपने एक भी पार्ट स्किप कर दिया, तो ये छोटे प्रश्न है, साइंस के एनसीईआरटी से प्रश्न है, तो आपके छोटी छोटी क्लासों से यानी छठी सातवीं आठवीं से ये लिए गए प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है आपके सभी के सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने एक बार स्किप कर दिया तो उसमें दो प्रश्न भी जा सकते हैं, क्योंकि हम जल्दी से ये प्रश्न कवर करेंगे। और इन प्रश्नों का अगर आपने नजर नहीं घुमाई तो आपके ये प्रश्न लाभदायक नहीं सिद्ध होने वाले हैं, आपके लिए फायदेमंद नहीं रहने वाले। तो आपको स्किप किए बिना पूरी क्लास देखनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर ये क्लास पसंद आए तो लास्ट में इसको लाइक भी करना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। और आपके अगर ये उत्तर आ रहे हैं तो साथ साथ आपको कमेंट में बताना है, यानी आप कमेंट में बताते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने इतने प्रश्न हल कर लिए साइंस के। तो निम्न में से कौन सा सूखे मेवे के रूप में जाना जाता है? तो सूखे मेवे मतलब क्या हो गया, बादाम, काजू, और साथ साथ में इनमें से एक होगा कौन सा है, लौंग, पिस्ता, हल्दी या सोयाबीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिस्ता, यानी पिस्ता, बादाम, काजू ये सभी सूखे मेवे के अंदर यानी ड्राई फ्रूट्स के अंदर गिने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कीट उत्पाद है? शहद, मावा, अंडे और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीट उत्पाद, यानी कीटों द्वारा जो इसका उत्पादन होता है वो क्या होता है, शहद। और शहद का उत्पादन कौन करता है? तो शहद का उत्पादन करता है आपके एपिस इंडिका, यानी ये एक मधुमक्खी की प्रजाति होती है। इसमें भी अलग अलग होती है मधुमक्खियों में भी, पर ये वाली जो प्रजाति होती है ये शहद का निर्माण करती है। और इनकी जो व्यवस्था, सॉरी इनकी जो विशेषता है, विशेषता में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके शांत स्वभाव, यानी ये जो मक्खियाँ होती है वो शांत स्वभाव की होती है। और इसमें एक और क्या होता है, इनका छोटा आकार होता है, छोटा आकार, यानी ये जो हम बात करें किसकी, शांत स्वभाव और छोटा आकार, ये किसका हो गया, ये एपिस इंडिका, यानी जो मधुमक्खी का एक प्रकार है। अगर साथ ही साथ बात करें कि शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो अपने भारत में मुरैना है। मुरैना कहाँ पर है, एमपी में। ये जिला आपके शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंडों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कैल्शियम, प्रोटीन दोनों, यानी एक और दो, यानी पहला ऑप्शन आपके और दूसरा वाला ऑप्शन, इसमें क्या आ गया आपके कैल्शियम और प्रोटीन और इन आपके कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके, एक और दो दोनों। एक और दो दोनों मतलब क्या हो गया आपके, दोनों के दोनों इसमें पाए जाते हैं, किसमें, अंडे में, यानी कैल्शियम और प्रोटीन दोनों के दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मांस और मछली का मुख्यतः किसके स्रोत है, यानी मांस और मछली में मुख्यतः कौन सा जो अवयव है पाया जाता है? तो प्रोटीन, कैल्शियम या वसा, या फिर ये दोनों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके प्रोटीन, यानी मांस और मछली में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो निम्नलिखित में से शाकाहारी जंतु है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीन प्रकार के जंतु होते हैं जो मांस का सेवन करते हैं, वो मांसाहारी। जो मांस का सेवन नहीं करते हैं और सब्जियां ऐसे कुछ खाते हैं तो वो होते हैं शाकाहारी। और जो दोनों प्रकार के, यानी इन दोनों की जो मिक्स में जो किस्म होती है वो होती है आपके सर्वाहारी। ठीक है, अगर इनमें पूछा गया है कि शाकाहारी जंतु कौन सा है, चीता, हिरन, शेर और कुत्ता, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया हिरन, यानी हिरन आपके शाकाहारी, यानी ये मांस का सेवन नहीं करता है। बाकी जो चीता हो गया, शेर हो गया और कुत्ता हो गया, ये तीनों के तीनों मांसाहारी में आते हैं, और कुत्ता किसमें आता है, सर्वाहारी में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो दाल पौधे का कौन सा भाग है, यानी दाल जो अपने प्राप्त होती है वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है, यानी ऐसे कोई पौधा है। तो यहाँ से अगर ये पत्तियों से प्राप्त होगी, ये पत्तियों से प्राप्त होगी, या यहाँ यहाँ पर फूल लगेगा उससे प्राप्त होगी, या जड़ों से। तो फूल, फल, बीज और तना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज से, यानी अपन जो दाल का इस्तेमाल करते हैं वो दाल कहाँ से प्राप्त होती है हमें, यानी बीज से प्राप्त होती है, यानी जो बीज में यहाँ पर जो फलियां लगती है
दाल अधिकतर फलियों के रूप में ही लगती है, यहाँ पर जो फलियां लगती है उसमें बीज पाए जाते हैं और वही बीज आपके दाल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है खेलने से, पढ़ने से, भोजन से या दौड़ने से। देखिए, खेलने से और पढ़ने से तो आपके ऊर्जा प्राप्त होगी और दौड़ने से भी प्राप्त होगी, पर जो हमें अधिकांश तरीके से, यानी जो हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ये एक तो शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, पढ़ने से मानसिक। पर जो मानसिक और शारीरिक दोनों साथ में प्राप्त होती है वो होती है भोजन से, यानी आपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, भोजन से हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, भोजन के आधार पर जंतुओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 5, 1, 2 और 3, यानी भोजन करने के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में। हमने अभी बात कर चुके हैं उस पर। अगला प्रश्न आपके सामने, जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है पादपों से, जंतुओं से, पादप और जंतु दोनों से, और दोनों से नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप और जंतु दोनों से, यानी आपके पादप और जंतु से कैसे हो गया, सब्जियां और ये सभी पादप से प्राप्त होती है, और दूध, दही ये सभी जंतु से प्राप्त होते हैं। और कोई मांसाहारी होता है तो वो जंतु, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दालों से मुख्य रूप से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। चारों ऑप्शन दे रखे हैं, दालों से पूछा गया है, दालों से क्या प्राप्त होगा हमें? तो वो हो जाएगा आपके प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन दालों में खूब होता है, सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आलू, आलू पौधे का निम्न में से कौन सा भाग है? जड़, तना, पत्ती या फिर फूल। यानी आलू के बारे में पूछा गया है कि कौन से भाग से हमें ये आलू प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है हमें तने से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा पोषण के आधार पर पादपों का एक वर्गीकरण है? यानी पोषण के आधार पर अगर बात करें पादपों का वर्गीकरण, यानी अपने जंतु पर लिए, अब हम पढ़ेंगे पादप के बारे में। तो निम्न में से कौन सा जो पोषण के आधार पर पादपों का एक वर्गीकरण है? स्वपोषी, परजीवी या सहजीवी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी ये जो सभी तीनों नाम दे रखे हैं ये क्या हो गए? पोषण के आधार पर पादपों के वर्गीकरण है। स्वपोषी मतलब क्या हो गया? जो स्वयं का भोजन निर्माण करे, स्वयं का भोजन निर्माण। और ये परजीवी क्या हो गया? जो भोजन के लिए दूसरों पर आधारित, भोजन के लिए दूसरों पर आधारित। और सहजीवी क्या हो गया? मतलब दोनों, यानी एक कोई अलग काम करेगा, जैसे कि आपका उदाहरण के लिए लाइकेन से समझते हैं हम, लाइकेन एक सहजीवी है जिसमें आपकी क्या क्या पाया जाता है? कवक और शैवाल। और इनमें से क्या होता है कि एक तो इसको रहने का स्थान देगा और एक इसको क्या भोजन उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पादपों में पत्तियों को भोजन बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? यानी अपने जो यह बात कर रहे हैं पत्तियों को भोजन बनाने में, यानी कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं हमारे प्रकाश संश्लेषण की। यानी ये पूछना चाह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में अपने कौन सी किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सूर्य के प्रकाश की, बिल्कुल ये तो चाहिए सबसे पहले। खनिज लवण भी चाहिए, लोहा, जल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी लोहे की कोई जरूरत नहीं पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में। आपके सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण और जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपके सामने, निम्न में से किसके द्वारा पादपों में पोषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करता है? यानी किसके द्वारा करता है? तो कौन सी इनमें से व्यवस्था है जिसके कारण ये प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित कर पाता है? तो क्लोरोफिल, खनिज लवण, जल और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है अपने पत्तियों में, जिसके कारण क्या होता है? ऊर्जा का संग्रहण करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने, हरे पौधे के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के द्वारा भोजन बनाने को क्या कहते हैं? पोषण, स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी बात कर ली है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो हमें भोजन, पत्तियों में और पौधों में भोजन की व्यवस्था को दर्शाता है। देखिए, यहाँ पर पूरी आपकी विधि द्वारा दर्शाया गया है कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हमारे सूर्य द्वारा पौधे को सौर ऊर्जा मिल रही है। उसके बाद जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उस ऊर्जा को संग्रहण कर लेता है, और जल और खनिज लवण के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के माध्यम से ये पत्तियां क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है। और ये जो जल की व्यवस्था है वो तने के माध्यम से, अलग अलग डालियों के माध्यम से सब तक पहुंचती है, और फिर भोजन अलग अलग ब्रांचों के साथ है, यानी इनकी सहायक जो शाखाएं होती है, शाखाओं से भोजन ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पौधे किस रूप में भोजन को संग्रहित करते हैं? यानी पौधे जो भोजन को संग्रहित करते हैं, पहले डायरेक्ट तो सभी ऐसा का ऐसा तो जाएगा नहीं, जो संग्रहित करने की जो विधि है, विधि का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, रेनिन और खनिज लवणों के रूप में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, अगर भोजन को एकत्रित करने के लिए बोल रहा है, यानी संग्रहण करने के बारे में बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपके? स्टार्च। यानी आपके जो हमारे शरीर के अंदर, यानी मानव शरीर में जो स्टार्च का काम करता है, यानी जो पौधों में जो स्टार्च काम कर रहा है वो मानव शरीर में कौन करता है? ग्लूकोज।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वे पादप जो अन्य वृक्ष और अथवा पादपों से अपना भोजन प्राप्त क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, यानी दूसरों पर जो निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, परजीवी, सहजीवी या कीटभक्षी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें वो हो जाएगा आपके परजीवी, यानी परजीवी वो होता है जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, परजीवी पादपों में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, यानी जो परजीवी पादप होते हैं जो दूसरों पर आधारित होते हैं उनमें क्या अनुपस्थित रहता है? क्लोरोफिल, रंध्र, पर्णहरित या इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल आपके उपस्थित नहीं रहेगा। क्लोरोफिल का उनके अंदर का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा का संग्रह नहीं करना है, ऊर्जा का संग्रह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो भोजन के लिए दूसरों पर आधारित रहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की आवश्यकता होती ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा मृतजीवी नहीं है? म्यूकर, एगेरिकस, मोनोट्रोपा या ड्रोसेरा। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर कौन सा प्रश्न है, एक बार वापस देख लीजिए कि निम्न में से मृतजीवी के बारे में पूछा गया है। मृतजीवी कौन सा नहीं है? म्यूकर है, एगेरिकस है, मोनोट्रोपा है या फिर ड्रोसेरा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ड्रोसेरा, यानी जो मृतजीवी नहीं है की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा आपके ड्रोसेरा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगर बात करें हम मृतजीवी की, तो मृतजीवी क्या होता है? मृतजीवी वो होता है जो किसी मृत मृत और सड़ी गली मृत और सड़ी गली वस्तुओं से जो पोषण प्राप्त करता है, वस्तुओं से पोषण कौन करता है? मृतजीवी करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक पुष्पीय पादप है जो मृतजीवी है, यानी पुष्पीय पादप है, पुष्प यानी जो पुष्प देता है और वो मृतजीवी है। तो मोनोट्रोपा, म्यूकर, एगेरिकस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा क्या होता है? एक पुष्पीय पादप होता है और वो ही मृतजीवी भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। निम्न में एक सहजीवी पादप है, ड्रोसेरा, अमरबेल, लाइकेन या फिर म्यूकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन। हमने अभी उदाहरण से भी देखा कि इसके अंदर क्या होते हैं, कवक और शैवाल। जो सहजीवी पादप बनाता है, यानी ये जो दोनों अलग अलग पादप है दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, देखिए लाइकेन का चित्र भी दे रखा है, कुछ इस प्रकार से होता है ये कवक और शैवाल। इसका चित्र है लाइकेन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, लाइकेन में कौन से दो पादप एक साथ रहते हैं? कवक और मोनोट्रोपा, मोनोट्रोपा और शैवाल, कवक और शैवाल, मोनोट्रोपा और म्यूकर। तो हमने अभी बात कर ली है कि कवक और शैवाल दोनों साथ में रहकर लाइकेन बनाते हैं, सहजीवी पादप है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मृतजीवी पादप है नीम, ड्रोसेरा, म्यूकर और अमरबेल। यानी जो चार ऑप्शन दे रखे हैं नीम, ड्रोसेरा, म्यूकर और अमरबेल, तो मृतजीवी पादप है, यानी करेक्ट कौन सा हो जाएगा? म्यूकर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या फिर कीटभक्षी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परजीवी, यानी हमने बात की दो तीन बार कर ली इसकी कि दूसरे पादप पर जो निर्भर रहते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पाचन, पोषण, भोजन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोषण, यानी पोषण जो होता है उसी प्रक्रिया के माध्यम से हम पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, ऐसे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो भोजन बनाते हैं वो कौन क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, सहजीवी, परपोषी या फिर परजीवी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके स्वपोषी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि स्वपोषी वो होते हैं जो स्वयं का पोषण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पादप के कौन से भाग में भोजन निर्माण कार्य होता है, यानी तने में होता है, पत्तियों में होता है, जड़ में होता है या फूलों में होता है? तो किसमें होगा? ये पत्तियों में, पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होगा, भोजन निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्ण को क्या कहते हैं? पर्ण, हरित, लवण या पर्णहरित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्णहरित। पर्ण और हरित मतलब क्या हो गया? पर्ण मतलब हो गया पत्ता और हरित मतलब हरा रंग या फिर हरित वर्णक। जो इन दोनों को जो मिलाकर यानी पत्ते में जो हरा रंग का वर्णक पाया जाता है उसे पर्णहरित कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अमरबेल है, अमरबेल कौन सा जीव है या फिर पादप है? तो परजीवी, परपोषी, सहजीवी या और स्वपोषी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके परजीवी, परजीवी यानी जो दूसरों पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, निम्न में से कौन सा वस्तुओं का एक गुण है, यानी वस्तुओं का गुण कौन सा है जो वस्तु मतलब धातु कहलाने के लिए, वस्तु या फिर यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम? धातु, धातु कहलाने के लिए उसमें क्या गुण होना आवश्यक है? तो द्युति या चमक, यानी उसमें एक द्युति होनी चाहिए या फिर एक चमक होनी चाहिए।
और विलेयता और अविलेयता, यानी विलेय भी हो सके और अविलेय भी रह सके, और घनत्व या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों की तीनों क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। किसकी विशेषता हुई, धातु की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, निम्न में से किससे बनी वस्तुओं में चमक पाई जाती है, लकड़ी, चुंबक, धातु और लोहे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, धातु से बनी। धातु से बनी हुई वस्तु में क्या होता है, चमक होती है। लोहे की जगह आप कागज रख सकते हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, निम्न में से कौन सा कठोरता का एक प्रकार नहीं है, लकड़ी का मेज, स्टील के बर्तन, लोहे की खिड़की और रुई। यानी ऑप्शन नंबर आपके चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर रुई। रुई वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऐसी वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित होती है क्या कहलाती है, यानी मानव उसका निर्माण करता है, पहले से मौजूद नहीं है पर मानव निर्माण करके उस वस्तुओं को बनाता है। तो प्राकृतिक, कठोर, कृत्रिम और कोमल। कठोर कोमल तो बात की बात है, पहले उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम वस्तु, यानी आर्टिफिशियल। यहाँ पर आपके प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सी वस्तु जल में अविलयशील है, चौक का पाउडर, रेत, दोनों और चीनी। तो यहाँ पूछा गया कि पानी में अविलय, जैसे अगर यहाँ पर ये पानी भरा है तो इसमें जो वस्तु डालेंगे, जैसे कि चौक का पाउडर डाल दिया, रेत डाल दी, चीनी डाल दी, तो सभी को पता है कि चीनी तो पूरी तरह विलेय है। पर यहाँ पर पूछा गया है कि अविलयशील कौन सी है, यानी जो विलेय उसमें नहीं होगी, तो वो कौन सी हो गई, आपके दोनों, यानी चौक का पाउडर और रेत, ये दोनों अविलयशील रहेगी जल के अंतर्गत, अविलेय। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, निम्न में से कौन सी गैस जल में पूर्णतः घुलनशील है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, O2 और N, नाइट्रोजन मतलब ON। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इनमें से तीनों में से ऑप्शन राइट कौन सा हो गया, आपके एक वाला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ जल होता है, पारदर्शी होता है यानी आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी यानी नहीं हो देख सकते हैं, और दोनों, दोनों तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, पारदर्शी, यानी स्वच्छ जल के आर पार हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, निम्न में से कौन सा अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण नहीं है, यानी अपारदर्शी वस्तु मतलब क्या हो गया, जिसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो वो वस्तु का उदाहरण नहीं है, तो कांच, लकड़ी, नोटबुक और धातु से बने पात्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच, यानी कांच के हम आर पार देख सकते हैं, पर लकड़ी, नोटबुक और आपके धातु से बने पात्र के आर पार हम नहीं देख सकते, यानी ऐसी वस्तु है जो आर पार देखी जा सकती है, पारदर्शी नहीं देखी जा सकती है, अपारदर्शी, और मतलब पूरी तरीके से साफ नहीं दिखी जा सकती, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, पारभाषी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, वे वस्तुएं जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है क्या कहलाती है, पारभाषी, अपारभाषी, पारदर्शी या फिर अपारदर्शी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पारभाषी, यानी जिसके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख तो सकते हैं पर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु जल के ऊपर तैरती है, यानी सभी वस्तुएं, तो बिल्कुल गलत हो गया, सभी वस्तुएं तो तैर ही नहीं सकती है। या फिर जिनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, या फिर जिनका घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा होता है, या फिर जिनका आयतन कम होता है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके दूसरा वाला, यानी आयतन का कोई रोल नहीं होता है इनमें, रोल होता है आपके घनत्व का, यानी उसका घनत्व क्या होना चाहिए, जल के घनत्व से कम होना चाहिए। इसी कारण, इसीलिए ये जो आपके उदाहरण है, इसमें एक उदाहरण दिया जाता है आपके कील का, यानी आपकी एक कील होती है वो तो पानी के अंदर डूब जाती है, पर एक जहाज होती है वो पानी की सतह पर तैरती है, तो उसका कारण क्या होता है, घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, पदार्थ के इकाई आयतन को, द्रव्यमान को, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी उसके एक इकाई जो आयतन होता है उसे क्या कहते हैं, घनत्व, संपीड़ितता, तरलता या फिर कठोरता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके घनत्व। 45वां प्रश्न आपके सामने, कौन सी वस्तु चमकीली है, लकड़ी, चौक पाउडर, केरोसिन, मिट्टी का तेल या फिर सोना। तो चमकीली वस्तु के बारे में पूछा गया है, तो वो हो जाएगा आपके सोना, यानी गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में घुलनशील है, लकड़ी का बुरादा, चौक पाउडर, ग्लूकोज पाउडर या फिर लोहे का बुरादा। तो देखिए आज जो प्रश्न लेकर आया हूं मैं, सभी समझाने जैसे तो नहीं थे, पर आपके प्रश्न इंपोर्टेंट थे, इंपोर्टेंट प्रश्न थे सभी के सभी आपके। तो ये प्रश्न जल्दी जल्दी करने वाले थे, इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया। अगर टाइम लगा था उसमें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पूछे जाने वाला जो क्राइटेरिया था, उसका जो एलिजिबिलिटी थी आपकी, वो मैंने यहाँ पर बता दी। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर इनको डिटेल में बताएं, तो वो डिटेल वाली क्लास किसी और दिन लगेगी। आज आपके ये पूरी की पूरी आपके उत्तर बताने वाली प्रश्न है, तो ये जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। 50 प्रश्न है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, पूरी की पूरी क्लास को देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक करे बिना नहीं जाए, लाइक जरूर करें इसको, और कमेंट में बताते जाए कि आपको कौन से प्रश्न अगले क्लास में चाहिए, मैथ्स के चाहिए, इसी प्रकार साइंस के और चाहिए, या फिर कोई और प्रश्न चाहिए, तो ये जरूर बताएं आप।
बिल्कुल कमेंट में बताना है आपको। यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो तो हो जाएगा आपके ग्लूकोज पाउडर, यानी चौक पाउडर लकड़ी का बुरादा और लोहे का बुरादा आपके जल में विलेयशील नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से चुंबकीय वस्तु है लकड़ी, लोहा, कांच या फिर प्लास्टिक। तो यहाँ पर चुंबकीय वस्तु के बारे में पूछा गया है, तो चुंबकीय वस्तु क्या लकड़ी चुंबकीय वस्तु होती है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा एक चुंबकीय वस्तु होता है, यानी चुंबक से आकर्षित होता है। और कौन सी वस्तु जल में तैरती है? लकड़ी का गुटका, पत्थर, लोहे की कील या फिर सोने की अंगूठी। हमें पूछ रहा है कि पानी के ऊपर तैरेगी, यानी जल के ऊपर जो तैरेगी वो वस्तु कौन सी है? लकड़ी का गुटका। बाकी ये जो तीनों है ये पानी के अंदर डूब सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वे कहलाती है प्राकृतिक वस्तुएं, कठोर वस्तुएं, कोमल वस्तुएं या फिर कृत्रिम वस्तुएं। जो प्रकृति से प्राप्त होती है वो प्राकृतिक वस्तु है, जो मनुष्य बनाता है वो कृत्रिम वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धातुएं वायु और नमी के संपर्क में रहने पर किस कारण से अपनी चमक को खो देती है? गंदगी के कारण, चुंबकत्व के कारण, संक्षारण के कारण, अचुंबकत्व के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संक्षारण के कारण। लोहे का भर संक्षारण के कारण क्या होता है? उस प्रक्रिया को कहते हैं जंग लगना। उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? रंग कर सकते हैं उस वस्तु के ऊपर। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।